So, good evening, everybody. I welcome you all to another lecture of our ongoing series जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. तो from our first lecture, we have discussed few of the questions that were asked in prelims. But now, in this case, what we're gonna do is basically we have prepared some notes from Redefine Edu, that is Synopsis IES. तो हम लोग ने उसके कुछ नोट्स डेवलप करे, उसी के नोट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज तरीके से इन्होंने नोट्स अपने बना रखे हैं. एंड पढ़ना इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, उस चीज़ को समझना इज अ बिगर टास्क. सो नोट्स तो आपको अवेल हो जाएंगे, बट उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से. तो यहीं पे हम लोग ये फोकस करेंगे कि आपको साथ साथ पढ़ाते हुए, क्योंकि ये बहुत ही कंटेंट हैवी PDF है, तो आपको पढ़ाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ एंड साथ साथ ही हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लें. तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे चैप्टर 19 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर में इंडेक्स है. तो 1 to 18 जो चैप्टर्स है दैट डील्स विद बेसिकली आर्ट एंड कल्चर. तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर को लेटर स्टेजेस में देखेंगे अपनी क्लासेस की. बट नाउ वी विल स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. देन वी गो ऑन टू मेडिवल एंड फाइनली वी गो ऑन टू द मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये तीन तरीके टाइम काल की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. So chapter 19, it deals with North India, age of three empires from the 8th to the 10th century. So क्या बोला जा रहा है? A number of powerful empire arose in the northern India and Deccan between AD 750 and 1000. तो इसके बीच में बहुत सारे एम्पायर, राजपाट आए, राजकाल आए. These were the Pala Empire, the Pratihara Empire and the राष्ट्रकूटा Empire. तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे एम्पायर्स इंडिया में इस टेन्योर के टाइम पे. तो आपको, अगर आपको मैं बोलूं जब आपको नोट्स लिखने हैं, तो आपको नोट्स में दो चीजें याद रखनी है. आपको क्या लिखना है नोट्स में? एक तो ये जो डेट है, सपोज मैंने आपको बताया 1750, तो जो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा बस आप वही चीज लिखिएगा. तो डेक्कन में AD 750 से 1000 के बीच में 3 एम्पायर्स वर देयर, दैट इज प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला. बस ये तीन चीज लिखनी है, आपको ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है. बाकी आपको सिर्फ सुनना है यहाँ बैठ के, एंड सुन सुन के जो जो इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊँ वो लिखते चलना है. Each of these empires, although they fought among themselves, provided a stable conditions of life over large areas and gave patronage to art and letters. तो although ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, मगर फिर भी एक स्टेबल कंडीशन ऑफ लाइफ देते थे अपनी आम जनता को, अपनी आवाम को. और ये लोग पेट्रोनेज करते थे, ये लोग प्रोत्साहित करते थे, ये लोग प्रमोट करते थे आर्ट्स एंड लेटर को, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर को. ऑफ द थ्री, द राष्ट्रकूटा एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये जो तीन एम्पायर्स हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा जो एम्पायर चला था दैट वाज राष्ट्रकूटा एम्पायर. नेक्स्ट एज वी मूव अहेड, अभी हम लोग पालास के बारे में पढ़ेंगे. तो फॉलोइंग द रेन ऑफ हर्षा, कन्नौज वाज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो हर्ष जो हमारा राजा था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने वाले हैं, तो उनके रेन के बाद, उनके शासनकाल के बाद कन्नौज को कंसिडर किया जाता था एक सिंबल किसका? सोवरेनिटी का, पूरे नॉर्थ इंडिया में. यानी कि अगर आपने कन्नौज को कैप्चर कर लिया तो आप एक सोवरेन अथॉरिटी बन गए हो. कंट्रोल ऑफ कन्नौज also implied control of the upper Gangetic plains and its rich resources in trade and agriculture. और जो भी राजा या जो भी राजपाट कन्नौज के एरिया को कंट्रोल कर लेता था, वो ऐसा माना जाता था कि उसने अपर गैंगेटिक वैली को कंट्रोल कर लिया और उसकी सारी रिसोर्सेज, उसके ट्रेड एंड एग्रीकल्चर उसके अंडर आ चुके हैं. सो दैट वाज हाउ इंपॉर्टेंट द प्लेस ऑफ कन्नौज वाज एट दैट टाइम. नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं पल्ला एम्पायर में, दैट इज it was founded, the Palla Empire was founded by Gopala, probably in 1870-80. तो गोपाला ने इसको फाउंड किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए. और कब फाउंड किया था? 1750 AD में, when he was elected king by the notable men of the area. तो जब उनके वहां के नोटेबल मैन ने उनको एक कुछ वोटिंग हुई होगी, गोपाला को एज अ किंग नॉमिनेट कर लिया. उसके बाद गोपाला ने ये पल्ला एम्पायर की स्थापना करी थी. The Khalimpur copper plate inscription of Dharmapalla records that finally Gopala, founder of the Palla dynasty, was elected by the people, rescuing them from the Matsya Nyaya. तो मत्स्य न्याय मतलब जो केओस जो था सोसाइटी में, इससे लोगों को बचाने के लिए गोपाला को अपॉइंट किया गया था वहां के लोकल्स के द्वारा. और एक इंस्क्रिप्शन है
कहाँ पे? खालिमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन है जो धर्मपाला के रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है और ये बोलता है कि गोपाला को, जो मैंने अभी लाइन बताई, गोपाला को नॉमिनेट किया गया था बाय द पीपल ताकि वो लोगों को मत्स्य न्याय दिलवा सके। केओस जो भी है, मत्स्य न्याय मींस मछली, तो छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, तो माइट इज राइट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जितने आप माइटियर हो उतनी आपकी बात लोग सुनेंगे। तो वो जो डिफरेंस था, वो जो डिसप्रोपोर्शन था, वो जो इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, उससे बचाने के लिए गोपाला को सिलेक्ट किया गया था। और ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? कालिमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है ऑफ धर्मपल्ला। इसके बाद धर्मपल्ला आए, मतलब पहले फर्स्ट वाज द गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पल्ला एम्पायर, एंड इसके बाद धर्मपल्ला आए। तो धर्मपल्ला ने के इंस्क्रिप्शन में गोपाला के बारे में लिखा हुआ था। Gopala was succeeded in 1770 by his son Dharmapalla, who ruled till 1810 AD. तो इसके बाद जो इसका बेटा है, इसने रूल किया था धर्मपल्ला ने, and was defeated by the Rashtrakuta ruler Dhruva, who had earlier defeated Pratihara ruler. तो धर्मपल्ला को किसने हराया था? राष्ट्रकूटा रूलर ने, जिसका नाम था ध्रुव, जो पहले प्रतिहारा रूलर्स को भी हरा चुका था। But after these signal victories, Dhruva returned to the Deccan, leaving the field free to Dharmapalla, who occupied Kannauj. तो ये लड़ाई होने के बाद ध्रुव, जो राष्ट्रकूटा का जो रूलर था, वो वापस डेक्कन की तरफ आ गया और वो जो एरिया था उसने खाली छोड़ दिया धर्मपल्ला के लिए रूल करने के लिए, एंड बाद में धर्मपल्ला ने फिर से कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया। He held a darbar at Kannauj and installed his puppet ruler Chakrayudh on the throne, thus proclaiming his own paramountcy. तो ध्रुव ने क्या किया, जब वो डेक्कन की तरफ आ गया तो उसने अपने एक पपेट रूलर को वहां बैठा के आ गया कि अब तुम ये शासन चलाओगे, मगर तुम मुझे अपना पैरामाउंट, मुझे अपना राजा मान के, या मेरे अंडर, मेरी गाइडेंस के अंदर अपने राजपाट को चलाओगे। बट धर्मपल्ला कुड नॉट कंसोलिडेट हिज कंट्रोल ओवर कन्नौज। The Pratihara power revived under Nagabhatta too. Dharmapalla fell back but was defeated near Mongier. तो प्रतिहारा की जो पावर थी वो दोबारा रिवाइव हुई। तो बीच में मैंने बताया कि वो लोग, ये धर्मपल्ला वापस आ गए, बट कंसोलिडेट नहीं कर पाए अपने कंट्रोल को कन्नौज में। वो आ तो गया था कन्नौज में, मगर दोबारा प्रतिहारा ने पावर अपनी रिवाइव करी, किसके अंडर? नागभट्ट के अंदर। तो ध्रुव के बाद नागभट्ट आया होगा राष्ट्रकूटा में, तो नागभट्ट के अंदर प्रतिहारा ने अपने आप को रिवाइव किया, और इस समय धर्मपाला हार चुका था, बट वाज कहां उसको हराया गया था? मोंगियर करके एक जगह थी। द न्यूक्लियस ऑफ धर्मपल्ला एम्पायर वाज बंगाल एंड बिहार, विच केम अंडर हिज डायरेक्ट रूल। और इसका धर्मपाला का जो मेन जो न्यूक्लियस ऑफ पावर थी, वो कहां से बैठ के रूल करता था? वाज बंगाल एंड बिहार। बिहार एंड मॉडर्न ईस्ट यूपी रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पल्लाज एंड द प्रतिहारास। तो ये जो कन्नौज है, ये कहीं इस साइड में होगा, बिहार अपना इस साइड में है, बंगाल अपना इस साइड में है। तो ये वाला जो एरिया था कन्नौज का, ये थोड़ा सा कंटेंशियस इशू था, किसके बीच में? आपका पल्लाज एंड प्रतिहारस के बीच में। अकॉर्डिंग टू तिब्बत ट्रेडिशन, धर्मपल्ला इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट विक्रमशील। तो तिब्बत ट्रेडिशन के द्वारा ये बताया जाता है कि धर्मपल्ला ने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री विक्रमशील को फाउंड किया था, उसने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। आइडेंटिफाइड विद Atichak in Bhagalpur district, Bihar. He also founded a monastery at Sompuri in Varendra, whose ruins have been identified at Parampur in Rajashi district. और उसने और एक monastery फाउंड करी गई थी सोमपुरी में, ये वरेंद्र करके एक जगह है जिसके ruins अभी भी पाए जाते हैं वहां पे। He also patronized Haribhadra, a great Buddhist writer. So what we can find out from all these things is that Dharmapalla was a Buddhist follower. बुद्धिज्म का फॉलोअर थे वो। द नालंदा यूनिवर्सिटी विच हैड बीन फेमस ऑल ओवर द ईस्टर्न वर्ल्ड वाज रिवाइव्ड बाय धर्मपल्ला एंड 200 विलेजेस वर सेट अपार्ट फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंसेस। तो 200 विलेज को से उसके फंड्स को निकाला गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे जानने के लिए फ्रॉम पल्लास पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज देवपल्ला। Devapalla was the son of Dharmapalla, who succeeded to the throne in 1810 and ruled for 40 years, extended his control over Pragjyotishpur, Assam and parts of Odisha. तो ये जो देवपल्ला था, उसने अपना रूल्स एक्सटेंड करते हुए असम तक पहुंच गया था वो। तो बिहार बंगाल तो था ही, अब असम भी थोड़ा सा पार्ट बन गया था। His inscriptions claim that his military campaigns led him far as Cambodia in the west and
विद्यास इन द साउथ। तो इनके जो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं इनमें बताया जा रहा है कि मिलिट्री कैंपेन जो देवपल्ला ने किए थे ये कहाँ तक पहुंच गए थे, खम्बोजा एक वेस्ट में और विंध्यास जो साउथ में जो विंध्यास है वहां तक। फॉर अबाउट 100 years फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th to the middle of the 9th century the Palla rulers dominated eastern India। तो इसी दौरान इन्होंने काफी डोमिनेट किया था इस एरिया को। हिज पावर इज अटेस्टेड to by an Arab merchant Suleiman who visited India in the middle of the 9th century। He calls the Palla kingdom Ruhuma और धर्म short for धर्मपल्ला। तो एक जो सुलेमान मर्चेंट अरब मर्चेंट है जिसका नाम था सुलेमान, वो जब इंडिया में विजिट किया तो वो बताता है कि जो पल्ला किंगडम है उसको दूसरा नाम दिया था रूहुमा करके, या उसको हम लोग बोलते हैं धर्म या धर्मपल्ला। धर्मपल्ला अगर आप में से किसी ने विपस्सना किया होगा तो धर्म का कॉन्सेप्ट एक आता है। विपस्सना इज बेसिकली a 10 days मेडिटेशन कोर्स। यू नो इट वाज स्टार्टेड वे बैक 25 to 3000 years बैक बाय लॉर्ड बुद्धा। तो उनके बेसिस उन्होंने ये मेडिटेशन की फाउंड किया था, उन्होंने इस टाइप के मेडिटेशन को खोज निकाला था। तो धर्म की बात बहुत करी जाती है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि धर्म की बात करी जाती है तो सेम धर्मपल्ला बिकॉज ही वॉज वेरी मच इनटू बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली धर्म जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, जब आप विपस्सना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस धर्म की बात कर रहे हैं। ये भी आपके सिलेबस के बाहर है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट सेपरेटली। There was a revival of Palla power in the later 10th century under Mahipala I। तो दोबारा पल्लास की पावर रिवाइव हो गई थी किसके अंदर, महिपाला वन के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ महापल्ला रीन वॉज द इन्वेजन ऑफ बंगाल बाय राजेंद्र चोला एज रिकॉर्डेड बाय हिज तिरुमला इंस्क्रिप्शन। तो इसी दौरान राजेंद्र चोला ने भी आपका इन्वेड किया था बंगाल को। द पल्ला रूलर ऑल्सो हैड close cultural relations with Tibet। The noted Buddhist scholar Santarikshta and Dipankara called Atisa were invited to Tibet and they introduced a new form of Buddhism there। तो उनको इनवाइट किया गया था एंड उन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो यू कैन स्किप ऑल दिस, आप स्टोरी की तरह सुन सकते हो। द पल्लास हैड close trade contacts and cultural links with Southeast Asia। The trade with Southeast Asia was very profitable and added ग्रेटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पल्ला एम्पायर। तो ये जो ट्रेड करते थे ये काफी प्रॉफिटेबल था, तो पल्ला एम्पायर को बहुत अच्छे से इन्होंने बूस्ट किया था, ये ट्रेड की वजह से उनकी बहुत इकोनॉमी रिवाइव हुई थी। द पावरफुल सलिंदर डायनेस्टी विच वॉज बुद्धिस्ट इन फेथ एंड विच रूल्ड ओवर मलाया, जावा एंड सुमात्रा। तो ये इंडोनेशिया के रीजन का पार्ट बता रहे हैं। And the neighbor islands sent many embassies to the Palla court and sought permission to build monastery at Nalanda and also requested the Palla ruler Devapalla to endow 5 villages for its upkeep। तो ये जो 3 जगह का नाम बताया, मलाया, जावा एंड सुमात्रा, तो वहां पे एक सिलिंद्र डायनेस्टी रूल करती थी जो बुद्धिस्ट में बहुत ज्यादा मानती थी। तो इन्होंने क्या किया, सलिंद्र डायनेस्टी ने, इन्होंने अपनी एम्बेसीज अपने लोगों को भेजा पल्ला कोर्ट में एंड बोला कि पल्ला के रूलर को, देव पल्ला को, कि हम अपनी मोनेस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं नालंदा में एंड 5 विलेजेस को मिला के हम लोग एक ऐसी मोनेस्ट्री बनाएंगे वहां के लोगों की हेल्प लेके, वहां की रिसोर्सेज यूज करके। और इसी जब ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी एंड बिकॉज देवपल्ला वाज वेरी मच इनटू बुद्धिज्म ही ग्रांटेड दिस रिक्वेस्ट एंड बेस्ट टेस्टिमोनी टू द क्लोज रिलेशंस बिटवीन द टू। और इससे पता चलता है कि दोनों इतनी फार अपार्ट किंगडम्स में कितनी क्लोजनेस थी। Now we move ahead, the Senas of Bengal। तो सेना फैमिली रूल बंगाल आफ्टर द पल्लास। तो पहले पल्लास थे बंगाल में, बिहार के असम में भी ले लिया, कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद आई थी सेनास फैमिली। समंत सेना इज फाउंडर वाज डिस्क्राइब्ड एज ब्रह्म क्षत्रिय। द टाइटल ब्रह्म क्षत्रिय इंडिकेट्स दैट समंत सेना वाज अ ब्राह्मण, दो हिज सक्सेसर कॉल्ड देमसेल्फ क्षत्रिय। तो समंत सेना एक फैमिली ने रूल किया था पल्लास के बाद और इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज ब्रह्म क्षत्रिय। तो जो ये ब्रह्म क्षत्रिय जो टाइटल है ये क्या इंडिकेट करता है, दैट समंत सेना एक ब्राह्मण था मगर इसके जो सक्सेसर थे ये ये अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। समंत सेना सन हेमंत सेना टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बंगाल एंड कार्व्ड आउट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी। तो शायद ऐसा सीन रहा होगा कि
पल्लास निकलने वाले, उनकी पावर्स कम हो रही है, एंड ये जो सेना की जो फैमिली, इनकी पावर धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इन्होंने इसी चीज का फायदा उठा के समंत सेना के बेटे हेमंत सेना ने एक बंगाल का एक पार्ट क्रेव आउट कर लिया, वहां से निकलवा दिया, एक उसको इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बना के फिर उसको खुद ही रूल करने लग गया। द कमिंग ऑफ लक्ष्मण सेना टू द थ्रोन एनकरेज डेवलपमेंट इन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। तो लक्ष्मण सेना जो आए थे उसके बाद, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को प्रमोट किया। ही वॉज अ डिवाउट वैष्णव जयदावा, द फेमस वैष्णव पोएट ऑफ बंगाल एंड ऑथर ऑफ गीता गोविंदा, लिव्ड एट हिज कोर्ट। तो ये जो लक्ष्मण सेना थे, ये एक डिवोटी थे किसके? वैष्णव जयदेवा के। और ये वैष्णव जयदेवा एक पोएट थे बंगाल के, एंड ऑथर थे, गीता गोविंदा लिखी थी, और इनके लक्ष्मण सेना के कोर्ट में ही रहते थे ये। However, his reign was extremely dissension ridden, and then there took a place the invasion of Bakhtiyar Khilji. This dug the final nail in the dynasty coffin. और क्योंकि इनका जो शासन काल था बहुत ही डिसेंशन था, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं था इनका अपने राजपाट पे, तो क्या हुआ कि एक इन्वेजन हुआ बख्तियार खिलजी के द्वारा, एंड दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो ये जो फाइनल जो बख्तियार खिलजी ने इन्वेड किया था इस शासन को, उसके बाद ये शासन खत्म हो गया था बख्तियार खिलजी की वजह से। द प्रतिहारास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुर्जरा प्रतिहारा, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गुर्जरातरा और द साउथ वेस्टर्न राजस्थान। तो एक्चुअली जो प्रतिहाराज है इनको गुर्जरा प्रतिहाराज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ओरिजिनेट है, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं बताया जाता है कि ये साउथ वेस्टर्न राजस्थान से इनका ओरिजिन है। आगे चलते हैं, नागभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। द प्रतिहारा हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट भिनमल गेन प्रोमिनेंस अंडर नागभट्ट वन। तो नागभट्ट वन हमने देखा था कि वहां पे भी इन्होंने लड़ाई करी थी, आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये नागभट्टा द प्रतिहारा पावर रिवाइव्ड अंडर नागभट्ट टू। तो ये साइमल्टेनियसली ये कोर्स ऑफ इवेंट्स चले जा रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ओके। तो ऐसा नहीं है कि पहले पल्लास थे फिर प्रतिहाराज आए, तो पल्लास के साथ साथ ही कहीं बीच में प्रतिहाराज भी थे। तो नागभट्टा वन के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो प्रतिहारा who first had their capital at Bhinmal gained prominence under Nagabhatta one. He defended Western India from the invasion of Arabs. तो ये नागभट्टा वन आए थे 1730 AD से लेके 1750 तक 56 तक रूल किया था। उसके बाद इनके बेटे आ गए थे नागभट्ट टू, इन्होंने AD 800 से 833 तक रूल किया था। तो नागभट्ट टू के बारे में क्या बताया जाता है? ही ओवररैन कन्नौज, तो ये कन्नौज तक पहुंच गए थे, डिस्पोज चक्र युद्ध एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ प्रतिहारा किंगडम। तो चक्र युद्ध को इन्होंने डिस्पोज कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने ऊपर देखा भी होगा, यहाँ पे इन्होंने अपना ही इंस्टॉल्ड हिज पपेट रूलर चक्र युद्ध ऑन द थ्रोन, दस प्रोक्लेमिंग हिज पैरामाउंट सी। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये कन्नौज तक पहुंच गए थे, कन्नौज। और ये किसके रेन में हुआ था? तो ये बेसिकली धर्मपल्ला के रेन में हुआ था, जब नागभट्ट टू यहाँ पे पहुंच के अपना एक पपेट रूलर को इंस्टॉल करके वहां से वापस आ गए थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इन्होंने अपना पपेट रूलर ही इंस्टॉल्ड हिज पपेट रूलर चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन, दस प्रोक्लेमिंग हिज ओन पैरामाउंटसी एंड लिविंग फ्री हिज दरबार कन्नौज, इंस्टॉल्ड द पपेट रूलर धर्मपल्ला। अच्छा ये रहे, दिस इज द फर्स्ट लाइन जो आप पढ़ रहे होगे। बट आफ्टर दीज सिग्नल विक्ट्रीज ध्रुव रिटर्न टू डेक्कन लीविंग द फील्ड फ्री टू धर्मपाला हु ऑक्यूपाइड कन्नौज। तो इन्होंने पहले जीत के वो लड़ाई, वो एरिया हासिल कर तो लिया था, बट बाद में ये छोड़ के निकल गए थे और अपना चक्रयुद्ध जो था उसको वहां बिठा दिया था। बट वो बाद में जो चक्रयुद्ध जो राजा था वो दोबारा धर्मपल्ला से हार चुका था। आगे चलते हम लोग, किसके बारे में देखेंगे? मिहिर भोजा के बारे में। तो भोजा was the real founder of Pratihara Empire and the greatest ruler of the dynasty was भोजा। तो ये greatest ruler थे प्रतिहारा फाइंडर के एम्पायर के, and he was actually the founder of this empire. He rebuilt the empire by about 836 he had recovered Kannauj, which remained the capital of Pratihara Empire for almost a century. तो बाद में इन्होंने फिर दोबारा इसको अपने एक जो कन्नौज जो कैपिटल था उसको दोबारा वापस ले लिया था पालास से, एंड इसके बाद ये जो कैपिटल था ये इन लोगों के पास ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक रहा था।
Bhoja tried to extend his way in the east, but he was defeated and checkmated by the Palla ruler देवपल्ला। मगर भोजा ने क्या किया था, अपना और अपनी पावर्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करती, बट बाद में ये इसको देवपल्ला ने डिफीट करके वहीं तक रोक दिया था, वहीं तक सीमित कर दिया था। तो जैसे कि आपने एक लाइन में बताया था कि देवपल्ला का जो एम्पायर था उसने पावर अपनी कॉन्सोलिडेट करके बिहार एंड बंगाल तक सीमित कर ली थी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये रही लाइन। The nucleus of Dharmapalla Empire was Bengal and Bihar, which came under his direct rule. Bihar and modern East UP remained a bone of contention between Pallas and Pratiharas. तो ये जो रूलर थे मिहिर भोजा, इन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश करी। इन्होंने पहले तो कन्नौज को हत्या लिया, कन्नौज इनके अंदर आ गया, फिर ये और ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करी, मगर उस समय ईस्ट की तरफ जा नहीं पाए क्योंकि देवपल्ला जो थे इन्होंने इनको हरा के उनकी पावर को वहीं तक सीमित कर दिया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। He rebuilt the empire and built and by about 1836 he had recovered Kannauj, which remained the capital of Pratihara Empire for almost a century. यहाँ जो लाइन लिखी है, Bhoja tried to extend his sway in the east, but he was defeated and checkmated by Palla ruler Devapalla. I hope this is clear. His Bara copper plate inscription was issued from the Skandhavra at महोदया। तो इन्होंने एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को इशू कराया था, 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम स्कंदवरा, डोंट माइंड माय प्रोनाउंसिएशन, स्कंदवरा, अ रॉयल कैंप ऑफ विक्ट्री एट महोदया, प्रोबेबली नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ कन्नौज। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी कोई इंस्क्रिप्शन को इशू करवाया था। भोजा वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल आदि वर्षा, which had been found inscribed in some of his coins। तो ये जो आदिवरा इन्होंने टाइटल अपने आप को दिया था क्योंकि एक विष्णु के भक्त थे, एंड ये जो चीजें इनके कॉइन्स पे भी दिखती है। He is sometimes called as Mihir Bhoja to distinguish him from Bhoj Parmara of Ujjain who ruled a little later। और इनको कभी कभी मिहिर भोजा भी कहा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन होता है लोगों को एक उज्जैन के रूलर जिनका नाम था भोजा परमारा से, जिन्होंने बाद में उज्जैन को रूल किया था, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इनको मिहिर भोजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का महेंद्र पल्ला है। तो मैं लेक्चर्स इतने ही रखूंगा, आपको दोबारा वीडियो मिल जाएगी क्योंकि ज्यादा बड़े लेक्चर रखने से क्या होता है कि समझने में भी प्रॉब्लम होती है एंड आप लोग का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो धीरे धीरे हम